हमारी पहचान माटी राड़ से है, हमारी पहचान पारसनाथ पहाड़ से है। स्टार्ट ही किए हैं पारसनाथ पहाड़ का जिक्र करते हुए, यानी स्पष्ट है संकट में पारसनाथ पहाड़ है। सबसे पहली बात, हम लोग झारखंड के लोग खेती के माध्यम से, कृषि के माध्यम से आत्मनिर्भर रहते हुए जीवन यापन करने वाले लोग, हमेशा सबका हमने सम्मान किया है। हमारी हजारों हजार बस्तियां उजड़ी हैं, नदी नल कारखानों में डूबी हैं, तब जाकर झारखंड आज चमकता हुआ दिख रहा है। इस चमकते हुए झारखंड ने बहुत किसी को रोजगार दिया, किसी को अरबपति बनाया, किसी को खरबपति बनाया, किसी को उससे भी ऊपर बनाया, लेकिन बदले में हमें बमुश्किल से अभी 2 जून की रोटी, मजदूरी के दर और कुछ अनाज उपलब्ध हो पाते हैं। आज बात करेंगे पारसनाथ पहाड़ के विषय में, जिसको लेकर मैंने कहा था पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में भी चर्चा में था, और साथ ही साथ पेपर कटिंग के माध्यम से भी आप लोग पढ़े होंगे कि आखिर पारसनाथ में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। सबसे पहली बात, पारसनाथ स्टार्टिंग करते हैं। आप पारसनाथ को जानते हैं जैन तीर्थ स्थल के रूप में। चलिए, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। भारत की खूबसूरती, झारखंड की खूबसूरती, सबका आदर सत्कार। लेकिन पारसनाथ चर्चे में तब आता है जब वहाँ आग लगती है। शुरुआत सही बात को पकड़िएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि पारसनाथ में चल क्या रहा है और इसे मिटाने का लोग प्रयास क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सवाल ही आज यही है कि पारसनाथ संकट में क्यों है। पारसनाथ चर्चे में तब आता है जब आपको ये बात पता चलती है सोशल मीडिया अथवा अखबारों के माध्यम से कि पारसनाथ में आग लगा है। आग लगता है, कंटिन्यू हर साल लगता है। भूल चूक एक बार हो सकती है, अगर बार बार लगता है तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी उस भीड़ में किसी को सवाल खड़ा करना ही चाहिए कि आखिर आग क्यों लगी है। तो जैसा कि हम लोगों की टीम ने सर्वे किया, हमने पहले क्या, हम लोग किसी भी आज लाइव आने से पहले हम लोग 2 घंटा पहले बोले थे कि भाई कुछ स्टडी करेंगे तभी कुछ बोलेंगे, निरर्थक बात तो रखना है नहीं। तो स्टडी, हालांकि इस विषय में हम लोग बहुत दिन पहले से किए हैं, लगभग 2-3 साल से स्टडी चल रही कि आखिर आग क्यों लगता है। उसके प्रमुख 2-3 कारण सामने आते हैं, जिसमें पहला कारण तो आप जानते हैं कि चलिए कुछ ग्रामीण, वहाँ एक आरू टाइप का कुछ फसल होता है जो हम लोग नीचे से उखाड़ते हैं, तो वहाँ झूठ होने के कारण निकाल नहीं पाते, इसलिए कुछ लोग लगा देते थे। तो खैर अब तो लोग ऊपर, जब से मैंने आंदोलन चला तो लोग, उन्होंने, ग्रामीणों ने कहा पारसनाथ हमारा आरू के अलावा हमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी देता है, तो आग नहीं लगाएंगे। यानी ग्रामीण, ये मान्यता था जो सर्वे की टीम कहती है कि कुछ ग्रामीण मैंने उस आड़ू को कोड़ने के लिए जंगल में चूंकि झाड़ी होता था, उस जगह को साफ करने के लिए छोटा मोटा लगाते थे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपको जानकारी होनी चाहिए, और एक सवाल सामने आता है कि पारसनाथ में जो विद्रोही कहते हैं, जिसको झारखंड में स्पष्ट शब्दों में नक्सली कहा जाता है, वे लोग शरण पाते हैं, ऐसा मान्यता है। चलिए, सच्चाई भी है। तो यानी प्रशासन के माध्यम से ही कभी कभी आग लगाया जाता है कि जंगल खत्म होगा, जिससे वे श्रेय नहीं ले पाएंगे। सर्वे की बात कह रहा हूँ मैं, ये व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ। और तीसरा कि कुछ पूंजीपति लोग अपने लोगों को कहकर वहाँ आग लगाते हैं, इसलिए क्योंकि अगर जमीन से पेड़ पौधे हट जाएंगे, मैंने जल के खाक हो जाएंगे, तो वो मिट्टी आसानी से वहाँ पर अपना कोठी बना सकते हैं, फ्लैट बना सकते हैं, रिसोर्ट बना सकते हैं, जिससे पर्यटक आकर्षित होंगे। ये 3 कारण सामने आते हैं। यानी आप समझ गए हैं कि पारसनाथ संकट में क्यों है, कौन लोग चाहते हैं इसे संकट में लेकर आना। अब आप कुछ दिनों के माध्यम से अखबार में ये पढ़े होंगे कि कुछ समुदाय के लोग दिल्ली, भोपाल में धरना दे रहे हैं, तो कभी दिल्ली में धरना दे रहे हैं कि पारसनाथ को उनके लिए सुरक्षित किया जाए। पहली बात, प्रकृति, चाहे पहाड़ हो, नदी हो, झील हो, झरना हो, ये व्यक्ति, जाति, धर्म विशेष का नहीं होता है। प्राकृतिक सबका उस पर योगदान होता है, सबके लिए होता है। दामोदर नदी का पानी हो, स्वर्णरेखा नदी का पानी हो, खरकई नदी का पानी हो, या किसी अन्य नदी का पानी हो, प्राकृतिक उस पर सबका अधिकार होता है। ठीक उसी प्रकार पारसनाथ पर सबका रहने वाले सबका अधिकार है। लेकिन अब क्या साजिशें चल रही है, कोई तर्क दे रहा है, दलीलें दे रहा है कि हमारी धार्मिक आस्था, आपकी धार्मिक आस्था का सम्मान करते हैं। बल्कि हमने टीम से यह भी चर्चा किया, पारसनाथ के इर्द गिर्द रहने वाले गाँवों से भी इस धार्मिक आस्था को भी लेकर हमने चर्चा किया, अहिंसा, बलि देना और बलि ना देना पर भी चर्चा किया। तो देखिए, किसी का आस्था बलि देना पर होता है, किसी का आस्था बलि ना देना पर होता है। दोनों आस्था का विषय है और दोनों ही धर्म का, दोनों ही कर्म का विषय है। ये अब चूज आपको करना पड़ता है कि आपकी आस्था किस में है। जब हम आपकी आस्था को आहत नहीं करते हैं तो अगला को भी हमारी आस्था को आहत नहीं करना चाहिए। तो ये बलि के विषय को लेकर हमने काफी बुद्धिजीवियों से बात किया। उन्होंने एक लाइन में कहा कि ठीक है, बलि ना होना किसी दूसरे के लिए आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन यदि आप किसान हैं,
तो आप इससे दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि आपको 12 महीना खेतों में रहना पड़ता है, विभिन्न मौसम से लड़ना पड़ता है। आपके शरीर में तभी ऊर्जा और शक्ति आ सकती है जब आप में मांसाहार होगा। और उन्होंने यह भी तक कहा, बुद्धिजीवी वर्ग ने जब इस विषय पर हमने अध्ययन करना चाहा कि बलि को लेकर, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर तुम किसान परिवार से हो, कृषि करते हो, तो फिर तुम इस बलि के विषय में बात ही नहीं कर सकते हो। जैसे तुम खेत में घुसते हो, ऑटोमेटिकली जीव जंतु, छोटे कीड़े मकोड़े, उनकी जाने जाएंगी। लेकिन यह भी नीतिगत सिद्धांत है कि किसी की मानव सभ्यता की रक्षा है, तो अगर किसी की बलि भी जाती है तो बुरा नहीं होता है। और उन्होंने ये भी तर्क दिया कि हम तो बलि कुछ लोगों की ली जाती है, माने छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की, अगर उदाहरण के तौर पर खेती के समय, लेकिन पेट भी तो हजारों का भरता है। इसीलिए अगर किसी की जान जाने से माने नुकसान होता है तो उसकी तुलना में हम लोग भरपाई भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इस विषय पर आप स्पष्ट रह जाइए कि भाई हम लोग जिस समुदाय से आते हैं, खेतीहर, कृषक वर्ग, आदिवासी मूलवासी, तो वो हमारी भी आस्था है। पारसनाथ पहाड़ किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म विशेष का नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जिस प्रकार से लोग आंदोलन कर रहे हैं कि वहाँ माने झारखंड के लोग प्रवेश ना करें, अरे भाई ठीक है, आस्था का सम्मान है, आपकी भावनाओं का भी सम्मान करते हैं, आप जांच के साथ उनको प्रवेश करने दें। या फिर उसी पहाड़ के इर्द गिर्द बहुत सारे गांव हैं जहां आदिवासी मूलवासी रहते हैं, उनका भी अपना पर्व त्यौहार है, और उनके पर्व त्यौहार में मुर्गी चंगना का भी बलि होता है। जब हम आपकी आस्था का सम्मान करते हैं तो अगला को भी हमारी आस्था का सम्मान करना चाहिए। ये विविधता है, संसार विविधताओं में है, और प्रकृति ने बनाया है, ये तो हमने तय नहीं किया है। अगर प्रकृति ने नहीं बनाया होता तो हिरन और शेर नहीं बनते, क्योंकि शेर हिरन का अगर ग्रास नहीं करेगा तो शेर जीवित नहीं रहेगा, और फिर अगर वो जीवित नहीं रहता तो फिर प्रकृति ने उसे बनाया क्यों है? तो सवाल बहुत खड़े होंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सदियों से ये छल कपट झारखंड के मूलवासी आदिवासियों के साथ ही क्यों? कभी टाटा, बीसीसीएल, सीसीसीएल तो कंपनियों के माध्यम से उनके जमीनों को छीनने का प्रयास, निरंतर माने एक प्रकार से उनका नरसंहार किया जाता है, मारपीट कर गांवों से भगाया जाता है। अब कुछ लोग माने किसी ट्रस्ट के नाम से, आस्था के नाम से लगभग 105 किलोमीटर सरकारी ऑफिस में तैयारी चल रही है, 105 किलोमीटर पारसनाथ के इर्द गिर्द 105 किलोमीटर की जमीन को ट्रस्ट को देने की बात चल रही है। 105 किलोमीटर आप समझ रहे हैं, यानी न जाने हमको तो लगता है दर्जनों गांव समा जाएंगे। वे गांव जो पारसनाथ पहले से अस्तित्व में, सॉरी माफ भी चाहेंगे, इस पारसनाथ जिस चीज़ के लिए हम लोग जानते हैं, जैन जो तीर्थंकर थे उनकी आस्था का विषय है, लेकिन जब से उससे पूर्व से वो गांव अस्तित्व में है तो उन गांवों में संकट आएगा। और कहीं ना कहीं आज केंद्र सरकार जो रही है, अक्सर उन्होंने पूंजीपतियों का सपोर्ट किया है, और पूंजीपति धार्मिक आस्था के नाम पर या अपने स्वार्थ, अपने लाभ की पूर्ति हेतु आज एक बहुत बड़ी साजिश को रच रहे हैं। और इस साजिश को मुझे लगता है आज पूरे झारखंड, विशेषकर पारसनाथ के जो वासी हैं, उन्हें समझना होगा। और आज आपको तार्किक होकर समझना होगा। देखिएगा, पारसनाथ पहाड़, आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को भी चेक कर सकते हैं। 3 साल पहले हमने स्टेटमेंट दिया था कि नक्सलियों को माने नियंत्रण में करने के लिए जो सीआरपीएफ के कैंप बनाए जा रहे हैं, ये अपितु नक्सलियों को नियंत्रण नहीं करना है, बल्कि पूंजीपतियों का वहाँ ट्रैक्टर चलाना है। ये हमने अनुमान में कहा था 3 साल पहले, जब हम यहाँ आज आंदोलन के पूर्व ही कहे थे। आज देख सकते हैं पीरटाण, पर्वतपुर के आसपास, बहादुरपुर नहीं, माफ़ी चाहेंगे, पर्वतपुर के आसपास एक पिकेट बना है, एक निमिया घाट में पिकेट बना है। सबसे पहली बात, आज सीआरपीएफ, मेरे भी बहुत सारे भाई लोग हैं, लेकिन तार्किक बात को उनको भी समझना होगा कि किस प्रकार उद्योगपतियों के संरक्षण के लिए, उन्हें पर्वत पहाड़ों को बेचने के लिए आज सैन्य का प्रयोग किया जाता है। आज लोग सोच रहे हैं कि चलिए नक्सलियों को नियंत्रण में रखने के लिए, क्योंकि पीरटाण क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसीलिए वहाँ पिकेट्स का स्थापना किया गया है। लेकिन याद रखिएगा, जब से पिकेट्स का स्थापना हुआ है वहाँ आज तक कोई ऐसी गतिविधियाँ नहीं हुई है, और होंगी भी नहीं। लेकिन हिंसा की संभावना कब बनेगी पता है? जब वहाँ पारसनाथ पहाड़ का 105 किलोमीटर का जमीन उद्योगपतियों को देने का प्रयास किया जाएगा, तब ऐसे सिचुएशन सामने आएंगे। क्यों नहीं आएगा भाई? तब कौन? इसीलिए आज ये समझना होगा कि आखिर ये नक्सली बनते हैं कैसे, नक्सली बनने के पीछे का कारण क्या है। शायद 1980-85 का वो दौर था, जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था। ये हिंदुस्तान के एक पेपर में भी प्रकाशित हुआ था कि जो काम सरकार को करना चाहिए था, वो काम उस समय नक्सलियों ने किया था। उन्होंने क्या किया था पता है?
पीरटान क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी जमीनें थी जो आदिवासी मूलवासियों की थी। उसे किसी महाजन ने, किसी साहूकार ने 2-4 चंद रुपयों में कर्जा देकर उस कर्ज के नाम पर उससे लिया गया था। लेकिन फाइनली उन्होंने गांव वालों, गरीब किसानों को जमीन वापस किया था। वो सरकार का काम था। तो कहीं ना कहीं आज अगर आप पारसनाथ के बैकग्राउंड को जानने के लिए जाते हैं कि वहाँ आखिर नक्सली शरण क्यों पाते हैं, तो इसके पीछे कारण यही आएगा, एक बहुत बड़ा अन्याय जो यहाँ के मजलूमों के साथ होता है, पहली बात। और हाँ, आपको ये तार्किक होना होगा। बिल्कुल हम भी मानते हैं नक्सली असंवैधानिक विषय है, असंवैधानिक लोग हैं, लेकिन उन्हें संवैधानिक लोग बनाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि नक्सली हवा पानी नहीं बनता है, उन्हें संवैधानिक लोग यानी कहने का मतलब है मंत्रालय में बैठे लोग, संसद में बैठे लोग नक्सली को उत्पन्न करते हैं। क्यों? उन चंद पैसों के लिए, चंद पैसों के लालच में, चंद योजनाओं के लालच में, चंद रुपयों के लालच में इतना बड़ा 105 किलोमीटर का जमीन जो तैयारी कर रहे हैं पारसनाथ को मैंने किसी ट्रस्ट को देने के लिए, तो वे लोग कहाँ जाएंगे? उनमें से कोई विद्रोही बनकर जब सामने आएगा, जब अपने अधिकार की रक्षा के लिए आगे आएगा, निश्चय ही आप उसे सर कलम करने के लिए उसे एक नक्सलवाद का नाम देंगे। उसके बाद किससे कलम करवाएंगे ये भी देखना होगा। बड़ी दुर्भाग्य का विषय है आज में, चाहे एक तरफ नक्सली को गोली लगे या फिर किसी जवान को लगे, कभी भी तार्किक होकर सोचिए, भावनाओं बह के मत सोचिए। दोनों मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। आज जितने भी पिकेट्स हैं मेरे जो साथी हैं, अगर वे भी सुन रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे निमिया घाट में जो सीआरपीएफ कैंप का पिकेट बना है अथवा जो पर्वतपुर में पिकेट बना है, उसमें अगर एक भी किसी सेठ, साहूकार, सेठ, मड़वारी का बेटा अगर होगा तो आके दिखा दीजिएगा। कौन होता है? मिडिल क्लास फैमिली का बेटा होता है। एक किसान, कामगार, मजदूर का बेटा जो जीडी रैंक जिसे हम कहते हैं, जो सेंड में जाते हैं, जो सिपाही की नौकरियां करते हैं और फिर क्या करते हैं, उससे यहाँ लड़ाया जाता है। ये बहुत बड़ी साजिश, मेरा मानना, ये मेरी व्यक्तिगत राय है और मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टडी के बाद कह रहा हूँ। क्योंकि जब भारत आज़ाद नहीं था उस समय नक्सली नहीं थे। तो सवाल बनता है कि आज़ाद होते ही नक्सली बने, कौन बने? यानी स्पष्ट शब्दों में कहा जाए, जो लोग उस समय अंग्रेजों के लिए लड़ते थे, जो लोग अंग्रेजों का विरोध करते थे, अगर आज़ाद भारत में कहा जाए तो वैसे ही तबके के 2-4% लोगों को ही नक्सली नाम दिया गया होगा। आखिर आज़ाद भारत में नक्सली क्यों है? अंग्रेजों के टाइम क्यों नहीं था? क्या उस समय पूंजीवाद नहीं था? यानी उस समय चूंकि भारत आज़ाद नहीं था, यानी ये सरकार जो काम अंग्रेज कर रही थी और क्रांतिकारी कर रहे थे, वही काम यहाँ सरकार बैठकर कर रही है। और जो लोग आवाज बन रहे हैं उसको कुचलने के लिए उसी के भाई से उस भाई को गोली चलवाया जा रहा है। ये तार्किक विषय पर हम बात कर रहे हैं। आज अगर पारसनाथ की बात करें तो कभी आपने देखा है वहाँ मूलवासी हैं, जिनकी जमीनें गई हैं, बिल्कुल आज जो मधुबन, जो आज एक इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त है, जमीनें किसकी गई हैं? मूलवासियों की गई है। मैक्सिमम नहीं, 100% जमीनें मूलवासियों की हैं। मैं 4 नक्सलियों का नाम लेना चाहूंगा उस क्षेत्र का, मुझे अब डर भय नहीं है, लेकिन परिस्थितियां क्यों बने वे लोग, क्या कोई इस पर स्टडी करेगा? मैं चाहूंगा जो लोग अगर वीडियो में जुड़े हैं पीरटान के साथ, तो मुझे बताएंगे कि आखिर क्या कारण था कि उन्होंने एक सुंदर सी वादियों में नक्सल को चुना। यही कारण होगा, अन्याय, शोषण। क्योंकि उस समय शोषण करते थे साहूकार, महाजन लोग, जो राजा के सामंत हुआ करते थे। ये हम नहीं कह रहे, किताब जो मैंने जिन किताबों का स्टडी किया, झारखंड के विस्थापितों का दर्द, उस किताब में स्पष्ट लिखा है। हिंदुस्तान के पेपर का कटिंग, उसमें स्पष्ट लिखा है। नाम अजय महतो, संजय महतो, मिसिर बेसरा, किशुन हास्ता, ऐसे 125 नक्सलियों की सूची है गृह एवं आपदा विभाग, कारा एवं आपदा विभाग 33/2018 झारखंड सरकार, जिसमें 125 में